अराइज, अवेक आणि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठत नाही. अथक परिश्रम करा, मेहनत करा आणि आपलं लक्ष्य हासिल करा. विवेकानंदांनी हे पण सांगितलं आहे, हे विश्व एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व इथे कशासाठी आलो आहोत? व्यायाम करण्यासाठी, स्वतःला मजबूत बनण्यासाठी. परंतु त्यांच्या सांगण्याचा अर्थ एवढाच नाही की आपण सर्वांना मल्ल व्हायचं आहे. तर त्यांच्या सांगण्याचा व्यापक अर्थ असा आहे, आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे. मग शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी जिमलाच गेलं पाहिजे किंवा व्यायामशाळेतच गेलं पाहिजे असंही काही नाही, कारण ही विश्व एक व्यायामशाळा आहे. तर सर्वांसाठी कॉमन सांगतो मी, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असेल ते जाऊ शकतात, जिम लावू शकता, स्विमिंग क्लास लावू शकता, काय करत करू शकता, मला हरकत घ्यायची नाही त्याच्यावरती. पण तो सर्वांसाठी सांगतो, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत जे जे शारीरिक श्रम करण्याची संधी आहे त्या संधीचं सोनं करायचं आहे आणि अंग झोपून काम करायला शिका. आज दुर्दैव महाराष्ट्राचं आहे की परप्रांतीय लोक येतात, त्यांना तिकडे उद्योग मिळत नसतात, म्हणजे रोजगाराची संधी नाही, ते उद्योग शोधत इकडे येतात, पडेल ते कामं करतात. 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये 10 लोक राहतात, वडापाव खातात, 2 पैसे बॅलन्स पाडतात आणि छोटासा उद्योग सुरू करतात आणि मोठे उद्योजक होतात. आणि आम्ही महाराष्ट्रीयन माणसं त्यांच्या नावाने खडे पडतो. हे दुर्दैव आहे. जर हा कलंक फोडायचा असेल, कारण कलंक आहे, महाराष्ट्राला कलंक लागलेला आहे की मराठी माणूस काम करत नाही, काम चुकारपणा करतो किंवा काम करताना टाळाटाळ करतो किंवा काम करताना फक्त पाट्या टाकायचं काम करतो, सांगितलं तेवढंच काम करतो. अंग झोपून काम करायची सवय नाही. तर ती अंग झोपून काम करायची सवय जर तुम्ही लावाल तर तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात असा तुम्ही सक्सेस झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा माझा शब्द लक्षात ठेवा. तर अंग झोपून काम करायची सवय लावा. आणि आजकाल काय झालंय, प्रत्येक घरामध्ये एकुलता एक मुलगा किंवा एकुलता एक मुलगी असते, खूप लाडात वाढलेलं असतात, त्यांना काम करायची सवय नसते किंवा लाज वाटते. तर तसंही असेल तर ठीक आहे, तुम्ही काम करू नका. पण तुम्हाला जर कोविडसारख्या महामारीपासून भविष्यात मुकाबला करायचा असेल तर तुम्हाला शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहावंच लागेल. त्यासाठी तुम्हाला सांगतो, सकाळी लवकर उठा, जॉगिंग करा, रनिंग करा, व्यायाम करा, योगासनं करा, प्राणायाम करा, स्विमिंग करा, सायकलिंग करा, जे काही करता येईल ते करा. दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम निथळेल एवढे शारीरिक श्रम आपण प्रत्येकाने केले पाहिजे आणि ते रोज केले पाहिजे. आलं लक्षात? एकदा तरी दिवसातून घाम निथळेल एवढे शारीरिक श्रम करा रोज. दुसरी गोष्ट, आपल्याला मानसिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं असेल तर आपल्याला भावनाशील राहून चालणार नाही, आपल्याला विवेकी आणि संयमी झालं पाहिजे. त्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती आणि सर्वात महत्त्वाचं आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे. विकार कोणते? थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी यांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा, स्वतःला चांगल्या कामामध्ये व्यस्त ठेवा, चांगले विचार आत्मसात करा, त्या विचारांना अंकुरित करा, कृतीत आणा, आचरणात आणा. त्यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल ठरेल. ईश्वराने आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य दिलेलं आहे, पण या संपूर्ण आयुष्याचा फक्त एकच क्षण आपल्या हातात आहे. गेला तो भूतकाळ इतिहास जमा झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही, परंतु वर्तमानाचा प्रत्येक क्षण तुम्ही कसा विचार करता, त्या विचाराला कसं कृतीत आणता, त्यावर तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. म्हणून सांगतो, नेहमी चांगले विचार आत्मसात करा आणि चांगल्या कामामध्ये व्यस्त राहा. जे काम रचनात्मक असेल, रचनात्मक म्हणजे ज्या कामापासून इतरांना म्हणजे नुकसान आणि आपल्याला फायदा असेल असं काम करू नका. ज्या कामातून सर्वांना फायदा असेल असं काम करा. अशा कामामध्ये व्यस्त ठेवा. स्वतःचा, कुटुंबाचा, समाजाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने कोणतं काम चांगलं आहे हे आपल्याला बुद्धी दिलेली आहे देवाने, त्या बुद्धीचा वापर करून ते काम शोधा. तुमचं जीवनाचं टार्गेट जे आहे, सुरुवातीला मी सांगितलं विवेकानंदांचं स्लोगन, तुमचं ध्येय गाठेपर्यंत अथक परिश्रम करावे लागेल. या ठिकाणी एक उदाहरण सांगतो. आज की अदालतमध्ये अदानींना एक प्रश्न विचारला होता की तुम्ही जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती झालात याचं रहस्य काय. तेव्हा अदानींनी सांगितलं याचे 3 रहस्य आहे. एक म्हणजे मेहनत, 2 मेहनत आणि 3 मेहनत. हार्डवर्क करा, कठीण परिश्रम, कुठलंही क्षेत्र असो त्या क्षेत्रामध्ये कठीण परिश्रमाशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. आणि जे ध्येय गाठायचं आहे ते ध्येय गाठेपर्यंत सतत सगळ्या गोष्टी विसरून त्या ध्येयाचा ध्यास आपल्या मनामध्ये असेल तर तुम्ही त्या पोहोचू शकता. तर अशा पद्धतीने आपल्याला भविष्यामध्ये तुम्ही परिवर्तन होऊ शकेल.
आता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सांगितलं. बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपण सर्व बालपणापासून शिक्षण घेत आलो आहोत. शिक्षणातून आपली बुद्धी तेज होते, बुद्धीला चालना मिळते, बाहेरच्या जगाचं ज्ञान मिळतं. तर हे शिक्षण घेत असताना ज्यावेळेस आपले शिक्षक किंवा आपले प्राध्यापक आपल्याला शिकवतात त्यावेळेस विवेकानंदांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार चालू असला पाहिजे. मन चंचल असतं पण त्याच्यावरती आपला लगाम असला पाहिजे. ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार असला पाहिजे. हे विवेकानंदांचं वाक्य कोरून ठेवा. त्यावेळेस इतर विचार मनामध्ये येता कामा नये. ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस ते काय समजून सांगतायत, काय शिकवतायत त्याचं व्हिज्युअलायझेशन झालं पाहिजे, त्याचं एक चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. तुम्ही खूप नशिबान व्यक्ती आहात की आजकाल सर्व ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स किंवा या ज्या गोष्टी तुम्हाला उपलब्ध आहे, नाहीच काय तर मोबाईल तुमच्या हातामध्ये आहे. जर चांगल्या गोष्टी म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन असेल तर लवकर आकलन होतं. तर आकलन होण्यासाठी एकच गोष्ट सांगतो की तुम्ही जे पुस्तक वाचत असाल तेव्हा ते जे वाक्य वाचाल त्या वाक्याचा अर्थ आपल्या मनामध्ये असला पाहिजे, समजून घेता आला पाहिजे. नुसतं वाचायचं म्हणून वाचू नका. वाक्य वाचत असताना त्या वाक्याचा अर्थ काय होतो त्याचं व्हिज्युअलायझेशन एक चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. उदाहरणार्थ घनदाट जंगल आहे, लगेच आपल्या डोळ्यासमोर एक घनदाट जंगल म्हणजे खूप झाडी असलेलं जंगल दिसलं पाहिजे आणि त्यातून एक वाघ बाहेर येतोय, त्या जंगलातून बाहेर वाघ पडताना दिसतोय, असे चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही व्हिज्युअलाइज केलं, कुठलाही टॉपिक वाचत असताना त्याचं व्हिज्युअलायझेशन केलं तर तुमचं ज्ञानग्रहण शक्ती विकसित होईल, चांगल्या प्रकारे तुम्हाला आकलन होईल. आणि जेव्हा या भारतातील प्रत्येक युवक आणि युवती हे शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होतील तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विवेकानंदांचे युवकांबद्दलचे स्वप्न आहे ते साकार होतील आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारत हा आत्मनिर्भर बनेल आणि तेव्हाच भारताला विश्वराष्ट्र बनण्याची संधी उपलब्ध होईल. तर मित्रांनो, माझे अनेक टॉपिक आहेत परंतु वेळेअभावी मी बाकीचे टॉपिक सांगत नाही. तुम्हाला यूट्यूब लिंक दिलेली आहे, यूट्यूबवरती सर्च करा. इतर टॉपिक पण तुम्हाला, आत्मनिर्भरता हा टॉपिक प्रत्येकाने बघा. आत्मनिर्भरता अतिशय महत्त्वाचा युवकांसाठी, म्हणजे अभ्यासासाठी तुम्हाला प्रेरणा देणारा टॉपिक आहे, तो अवश्य सर्च करा आणि बघा पूर्ण. आता सफलता के शिखर पर एक 10 मिनटाचं मी बोलतोय. उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, यदि आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हैं और आपकी प्रबल इच्छा है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुए, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना व्यवहार बदलना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर करेंगे. तब आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करेंगे. इस बात का विश्वास रखें कि सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही तो अपने भाग्य का निर्माता है. फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने, निसर्ग ने सब कुछ दे रखा है. इतना ही नहीं, प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है. उदाहरण के लिए, हम मछली के भांति जल के जीव रहे, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया. पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली. इस प्रकार प्रकृति ने, निसर्ग ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया कि वह सब कुछ कर सकता है. अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं में उठाते हैं तो हम जैसा मूर्ख भला और कौन होगा. प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं. हाँ, यह अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे. अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ. अरस्तु ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह कुछ नहीं पाता है. एक कटु सत्य, एक उक्ति भी है, कर्महीन नर पावत नहीं.
आपको क्या चाहिए इस पर विचार करिए, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाइए, योजना बनाकर उस पर अमल करें, बराबर प्रयत्नशील रहे। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहोगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि हम सतत विकासमान है तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में लाएं, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाएगी। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में प्रगति के विचार रखते हैं, तब तक अवनति के विचार न सकते। प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार न सकते। मन को नवीन तथा तरोताजा करने का अनेक उपाय है। इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न हैं। हम देखते कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं, उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिल उठती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद उठता है, अथवा कोई हसौड़ हृदय व्यक्ति आ जाता है और हमारी मनस्थिति में पूर्णता या परिवर्तन ला देता है, या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल डालता है, अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाया करता है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य कले हमारे हृदय को शीतल कर देता है। किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा रहे, और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ है और उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण केवल भाग्य द्वारा होता है, और हम केवल इतना ही कर सकते कि इसे विचारों का अंश देकर चकमा दें। परंतु यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता देखा गया, उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी गई। बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सफल होते देखे गए और कर्मण्य कर्मठ होते देखे गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख है जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहित थे, किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया। उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत हो गया। साहस का उदाहरण लीजिए। बहुत से सफल व्यक्ति पहले इस गुण से रहित थे। खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार में होगा, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की धारा ही बदल गई। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति ला सकता है। फ्रेंड्स, साहस पर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था, शौर्य पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित कर देता है। जब हम भय संदेह निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते हैं तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति में हो। निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बादलों से घिरकर अंधकार में हो। भय तथा चिंताग्रस्त मनस्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब मन निर्मल, संतुलित, शांत हो, कोई भी निर्णय उस समय करना चाहिए। उस समय जो योजनाएं बनाई जाए केवल उन्हीं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कीजिए। भय, क्रोध आदि के आवेग पर मानसिक शक्तियां बिखर जाती है। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते हैं। यदि मनुष्य सही शिक्षण प्राप्त करे या मन को अभ्यास कराए तो निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को कुछ क्षणों में अपने मन से निकालकर बाहर कर सकता है तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि रचनात्मक विचारों को हर समय अपने मन में रखे।
सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है। और जिस प्रकार जानवरों तथा मनुष्यों के शरीरों में जलवायु तथा वंश रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकता के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया है, उसी प्रकार आज के परिवर्तित आवश्यकता वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्य को भी अपने मस्तिष्क को सुधार कर मुकाबले के लिए तैयार करना होता है। मस्तिष्क पर जिन विषयों पर सोचने का भार आ पड़ता है, उसी के अनुरूप अपने में परिवर्तन कर लेता है। वह नई कोशिकाओं का विकास कर लेता है, दुर्बल कोशिकाओं की मरम्मत कर लेता है तथा उन्हें मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। फ्रेंड्स, बड़े शहर के हलचल और शोरगुल में काम करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क विविध रूपों में विकसित होगा। वह शीघ्र सोचेगा, तेजी से गति करेगा, संक्लिष्ट विविध कार्यों में द्रुत गति से चेष्टा करेगा, शीघ्र आपटने वाली विविध आपातकालीन क्रियाओं का मुकाबला करने के लिए वह तुरंत कार्यवाही करने का अभ्यस्त हो जाता है। छोटे नगर कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क भिन्न प्रकार से विकसित होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी विविध नहीं और उसे तुरंत ही बहुत से निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं। यह कदापि न भूले कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क सम्मुख नई चुनौती उपस्थित करता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास कर लेता है तथा विशेष किस्म के काम के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। विभिन्न धंधों, नौकरियों, व्यापारों एवं व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, संवेदनशील, सूक्ष्म होता है, वह उतनी तीव्रता से अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है तथा नए संघर्ष में सफलता एवं विजय प्राप्त करता है। उदाहरणतः एक पुरोहित की आवश्यकता विशिष्ट होगी, अतः उसके मस्तिष्क के विकास का स्वरूप उसका मस्तिष्क उन्हीं आवश्यकता के अनुरूप विकसित होगा। वर्षों तक उसका मन निरंतर आध्यात्मिक विषयों के चिंतन में लीन रहता है, अतः उसके मस्तिष्क के विकास का स्वरूप एक वकील, व्यावसायिक एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ से भिन्न होगा। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या बौद्धिक हलचलों में लीन रहा है, उसके मस्तिष्क के सेल्स का विकास एक व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होगा। अध्यापक में विचारों की उन्मुक्तता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के आग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई देगी, जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शिता, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता और फुर्ती दिखाई देती। फिर से दोहराता हूं, जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या बौद्धिक हलचलों में रहा है, उसके मस्तिष्क के सेल्स का विकास एक व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होगा। अध्यापक में विचारों की उन्मुक्तता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ के प्राप्ति के आग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई देती, जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शिता, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता और फुर्ती दिखाई देगी। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा या अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लेना स्वयं अपने आप में मस्तिष्क संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क को विकसित करने की संभावना पर खोज करने में व्यस्त है। समय आएगा जब मस्तिष्क के विकास के रहस्य को मानव जान लेगा और इससे मनुष्य के चरित्र के विकास का कार्य सरल हो जाएगा। तब तक हमारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त है। यदि हम अपने मस्तिष्क का ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व सर्वप्रिय बने, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर कर देना होगा। जब यह गुण हमारे भीतर नहीं होंगे, तब हम हर क्षेत्र में अपने पांव जमा सकते हैं, दुनिया जहां से सहयोग ले सकते हैं तथा सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद।
देणं विचार आहे.